आफ्टरनून बच्चों, मैं सत्यन सिंह प्रेरणा कोचिंग सेंटर पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल मैंने आपको एक टॉपिक लासा मासा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी। मैंने बताया था क्या है लासा और क्या है मासा। उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों ने वो सभी चीज़ें घर पे देखी होंगी, रिवाइज की होंगी और आपने समझी होंगी। और ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि आपकी वो छोटी मोटी जो डाउट्स रहे होंगे वो आपके सॉल्व हुए होंगे। अब उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं लासा मासा को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ और कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं लाता हूँ और उन्हें सॉल्व करके मैं बताता हूँ कि लासा और मासा किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, आपका दिख रहा होगा आप सभी को कि 36 और 48 का मासा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? मासा। मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि मासा क्या होता है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरी तरह भाग चला जाता है। तो अब यहाँ 36 और 48 का अगर आपको मासा ज्ञात करना है तो मासा ज्ञात करने की हमने कल आपको विधि बताई थी कि एक आपकी भाग विधि होती है जो काफी इजी होती है। तो इसी तरह अगर हम 36 48 का मासा निकालें भाग विधि से, छत्तीस का भाग अगर हम 48 में देते हैं तो 36 एकम 36, 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। और बताया था कि आपका ये जो रिमाइंडर है यानी कि जो शेष है वो अगली बार के लिए भाजक बनकर तैयार हो जाएगा और जो भाजक था वो भाज्य बनकर तैयार हो जाएगा। अब 12 का भाग हम अगर 36 में दें तो 12 में 12, 12 में 12, 12 दिया 36। तो आपने देखा कि अब शेष क्या आ गया आपका 0, यानी कि कौन सा पहाड़ा ऐसा है जिससे हमारा ये 36 कट गया। तो आप देख पा रहे हैं 12, अतः इसका मासा 12 होगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन कि 16, 24 और 36 का मासा ज्ञात करो। 16, 36 और 24 का मासा ज्ञात करो। बिल्कुल वही प्रोसेस जो अभी प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि भाग विधि के माध्यम से ही हम 16, 24 और 36 का मासा निकालेंगे। वहां पर आपकी 2 संख्याएं थी, यहाँ पर 3 संख्याएं। अब 3 संख्याओं का हम मासा कैसे निकालेंगे? तो यहाँ सबसे पहले हम पता करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या आपकी 16 है और उससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी है? 24। तो 16 का भाग अगर हम 24 में देते हैं तो भाग देना स्टार्ट करते हैं। 16 एकम 16, 24 से 16 हम घटा लेते हैं, कितना बचेगा आपका? 8। अब 8 का भाग अगर हम 16 में लगाएं तो 8 दूनी 16, शेष क्या आ गया आपका? 0। 8 से ये 16 कट गया, यानी कि देखा जाए 16 और 24 का अगर हम अभी निकालें मासा तो 16 और 24 का मासा हमारा 8 निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ 2 संख्याएं नहीं है, यहाँ पर आपकी 3 संख्याएं हैं। तो जब 3 संख्याएं हैं तो उनका मासा निकालने के लिए अगर आप 8 लिखते हैं अभी तो ये आपका पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि जब आपकी 3 या 3 से अधिक संख्या दी जाए तो हमें भाग की क्रिया तब तक करनी है जब तक सभी संख्याओं में भाग ना जाए। तो अब 8 का भाग 16 से चला गया, 8 को ही हम चुनेंगे तीसरी संख्या में भाग देने के लिए। अब 8 का भाग हम किस में देंगे? 36 में। तो 8 में 8 16 8 24 8 32, 36 से 32 घटाते हैं, कितना बचेंगे आपके? 4। और 4 का भाग 8 में देते हैं, 4 दूनी 8। तो आप देख पा रहे हैं कि अब आपका शेष 0 आ गया और वो कौन सा पहाड़ा जिससे ये 8 आपके डिवाइड हुए? 4। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे कि 16, 24 और 36 का मासा 4 होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 5, 8 और 12 से विभक्त होगी? विभक्त से मतलब यही है कि विभाजित होगी, भाग चला जाएगा, कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 5, 8 और 12 से विभक्त होगी? तो अब कौन सी संख्या ये पूछ रहा है कि ये कौन सी संख्या होगी जो इन संख्याओं से कट जाए। कल मैंने आपको बताया था लासा निकालने के दौरान
कि लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसका मतलब यह हो गया कि 4, 5, 8 और 12 का यहां पर हम लासा निकालेंगे। लासा निकाल के जो आपको संख्या प्राप्त होगी वही इसमें से कोई ना कोई एक आपका आंसर होगा। तो आइए लासा निकालना स्टार्ट करते हैं। ये बेटा कौन सा प्रोसेस चल रहा है लासा का? कल मैंने आपको बताया था कि ये लासा का अभाज्य गुणनखंड विधि वाला प्रोसेस चल रहा है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3, 5। जब लास्ट में आपका एक एक आ जाए तो आपका डिवाइड दे जाना बंद हो जाता है, यानी कि अब आप आगे डिवाइड नहीं करेंगे। अब ये आपके जो गुणनखंड प्राप्त हुए इन सभी गुणनखंडों का हम गुणा कर लें। पांच 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, यानी कि 120 आपकी एक ऐसी संख्या होगी जो 4, 5, 8 और 12 से पूरी पूरी तरह से विभक्त होगी। अतः आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहां पर आपके कोई नंबर्स एक रियल नंबर के रूप में नहीं दिए गए हैं, बल्कि एक फैक्टर के रूप में दिए गए हैं। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 3, कॉमा 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2, और 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1 का लासा ज्ञात कीजिए। अब इसमें लासा किस तरह ज्ञात किया जाए, क्योंकि हमने तो आपको कल ये बताया था कि सिंपल वे में अगर आपकी संख्या दी जाए तो लासा कैसे ज्ञात करें, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये संख्या सिंपल वे में नहीं दी गई, ये सभी आपके फैक्टर के रूप में, फिर ये एक्सपोनेंट इसके ऊपर यानी कि घातें भी लगी हुई हैं। अब ये घातें भी लगी हुई हैं, गुणनखंड भी हैं, तो इनका लासा किस तरह निकाला जाए, तो ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। जब भी आपकी संख्याएं इस फॉर्म में दी जाएं, घातों के रूप में दी जाएं, तो हमेशा ध्यान रखना कि लासा निकालने के लिए जितनी भी डिजिट्स इसमें फैक्टर के रूप में दी गई हैं, जितनी भी डिजिट्स इसमें गुणनखंड के रूप में दी गई हैं, उन डिजिट्स में ये देखते हैं कि किस डिजिट की पावर यानी कि घात सबसे ज्यादा है। जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी, जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वही आपका लासा में आएगा, यानी कि वही नंबर आपका, वही डिजिट लासा में लिया जाएगा। तो मैं बात करूं 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में सबसे बड़ी पावर आपकी ये है, यानी कि अगर लासा में मैं लूं तो 2 की पावर 4 को शामिल किया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं 3 की, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो सबसे बड़ी घात जो आपकी है वो 2 है, तो ये आपका लासा में लिया जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं 5 की, तो 5 में भी आप देख रहे हो कि 5 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1, तो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि 5 पे जो सबसे बड़ी घात लगी है वो कौन सी है, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि 5 पे घात 3, ये सर जो 3 घात लगी है सबसे बड़ी। तो जिस पर घात सबसे बड़ी है वही पूरी डिजिट्स लासापा में ली जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 7 की बात करते हैं। 7 की पावर 1, क्या और कहीं जगह 7 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो जब कहीं और 7 है ही नहीं तो 7 की पावर 1 को ही सबसे बड़ा माना जाएगा। 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू 7, अगर इन सब का मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये है कि 2 पे पावर आपकी कितनी लगी हुई है 4,
अगर 2 पे पावर 4 है तो इसका मतलब यह है कि 2 का 4 बार गुणा किया जा रहा है, यानी कि 2 को आपको 4 बार लिखना होगा। इसका मतलब यह हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 4 बार आप लिखेंगे। और 4 बार लिखने का मतलब यह हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बात समझ में आ गई ना। इसी तरह अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 की पावर 4 हो गया आपका 16, 3 की पावर 2 हो गया आपका 9, 5 की पावर 3 हो गया आपका 125 इंटू 7, और अगर इन सब का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 126,000 निकल कर आ जाएगा। यानी आपका आंसर सेक्शन बी वाला पूरी तरह से सही होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 180, 384 और 144 का उच्चतम उभयनिष्ठ भाजक क्या है। उच्चतम का मतलब हो गया मैक्सिमम, और मैक्सिमम को हम यहां कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। उच्चतम उभयनिष्ठ भाजक, जिसे हम शॉर्टकट में मासा कह सकते हैं, और अगर अंग्रेजी में इसे बोला जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना, यानी कि मासा निकालना। 180, 384, 144 का मासा क्या होगा यह आपको पता करना है। ठीक है ना। उच्चतम उभयनिष्ठ का मतलब आप अच्छी तरह समझ लेना। उच्चतम उभयनिष्ठ भाजक का मतलब है मासा। ठीक है बेटो। अब 180, 384 और 144 का मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए वही भाग विधि आपकी। भाग विधि में हम यहाँ ये पता करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप देख रहे हैं 144 छोटी है आपकी, और उससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी है आपकी 180। 144 का 180 में हम डिवाइड करते हैं। 144 एकम 144, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3। अब 36 का भाग 144 में देते हैं। 36 का भाग 144 में, तो 36 चौक 144, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आप देख रहे हैं कि 36 से 144 पूरी तरह से कट गया, यानी कि 144 और 180 का अगर मुझसे मासा निकालने की बात कही जाती तो हम पूरी तरह अपना जवाब 36 देते। लेकिन आपकी यहां पर 3 संख्याएं, हम फिर से वही काम करेंगे कि अब 36 का भाग तीसरी संख्या में देंगे जो आपकी दी हुई है 384। तो 36 एकम 36, शेष आपके 2 बचे। 36 का भाग 2 में जाएगा नहीं क्योंकि 2 एक छोटी संख्या है, 36 एक बड़ी संख्या है। अब यहां पर हम 4 का उतारा लेंगे। कितना हो गया 24। कितना 24। तो आप देख रहे हैं कि 36 का भाग अगर हमने 38 में दिया तो 36 एकम 36, यहां आपके 2 बचे, उतारा लिया हमने 24 का, भाग नहीं गया, भाग ना टूटे कि यहां बिंदी लगा लेते हैं। लेकिन अब 24 का भाग हमें 36 में देना होगा। किसमें 36 में। 24 एकम 24, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1। अब 12 का भाग 24 में दे देते हैं, 12 दूनी 24। तो आप देख रहे हैं 12 से आपका 24 पूरी तरह से विभक्त हो गया है, कट गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपका मासा, यानी कि आप कह सकते हैं उच्चतम उभयनिष्ठ भाजक कितना बनकर तैयार होगा बेटा 12, यानी कि ऑप्शन आपका बी पूरी तरह सही। क्लियर है बेटा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है सुन। अगला क्वेश्चन है आपका 42, 70 और 105 का लासा उनके मासा से कितना बड़ा है। बयालीस 70 और 105 का लासा उनके मासा से
कितना बड़ा है ये हमें बताना है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ लिखा नहीं है कितना बड़ा है, लेकिन आप समझे कि 42, 70 और 105 का लासा उनके मासा से कितना बड़ा है ये हमें बताना है। तो ये बात तय हो गई कि यहाँ पर बेटा आपको लासा और मासा दोनों की बातें बतानी होगी, यानी कि आपको 42, 70, 105 का लासा भी निकालना होगा और 42, 70, 105 का मासा भी बताना होगा। उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि कौन किससे कितना बड़ा। ठीक, तो सबसे पहले हम लासा निकालते हैं। 42, 70, 105, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 35, 105, 3 सत्ते 21, 35, 3 त्रिका 9, 3 पछे 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो लासा के लिए ये जो फैक्टर आए इन सबका गुणा कर लेते हैं। 2 × 3 × 5 × 7 मल्टीप्लाई करते हैं इनका। 7 × 35, 35 दूनी 70, 70 दिया आपके 210। लासा कितना आ गया? 210। अब इसी क्रम में हम मासा भी निकालते हैं, और मासा निकालने के लिए वही अपना पुराना प्रोसेस। 42 का भाग 70 में देंगे, 42 एकम 42, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 4 गए 2, 28 का भाग अब हम 42 में देंगे, 28 एकम 28, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गया 1। अब 14 का भाग हम 28 में दें, 14 दूनी 28, रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आ गया? 0। तो 14 से भाग चला गया। अब हम इसी 14 से तीसरी संख्या में भी भाग देंगे, यानी कि 14 से डिवाइड करेंगे हम 105। तो 14 का भाग 105 में देते हैं। 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छीन 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, तो 14 सत्ते 98 घटा लेते हैं। तो 15 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके? 7। यहाँ कितने रह गए आपके? 9, 9 में से 9 गया 0। 7 का भाग अब हम दे देते हैं 14 में, तो 7 दूनी 14। तो आपने देखा कि 7 से ये 14 पूरी तरह से कट गए। तो यानी कि 42, 70 और 105 का आपका जो मासा बन के तैयार होगा वो क्या बनकर तैयार होगा बेटा? 7। अब उसने हमसे ये पूछा है कि लासा मासा से कितना बड़ा है। तो जब भी हमें बड़ा या छोटा निकालना होता है तो ये बात आप सभी जानते हैं कि इसके लिए हम अंतर का यूज करते हैं, यानी कि घटाने का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहां पर अंतर निकालूं दोनों में, तो 210 में से 7 अगर हम घटा दें तो 203, तो यही आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 54, 81 और 135 को पूर्णतः विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी, कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था कि जब भी क्वेश्चन में सबसे बड़ी या सबसे छोटी की बात होती है तो हमें क्या निकालना होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो क्या निकालना होगा आपको? मासा। 54, 81 और 135 को पूर्णतः विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मासा निकालेंगे, तो 54 का भाग 81 में देते हैं, 54 एकम 54, 11 में से 4 हम घटा लेते हैं, तो 11 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 7, और 7 में से 5 गए आपके 2। 27 का भाग 54 में दे दें, 27 दूनी 54,
तो आपने देखा 27 से 54 आपके कट गए। अब इसी 27 से हम तीसरी संख्या को भी भाग देंगे। तो 27 पंजे, 5 सत्ते 35 की 5, 3 हासिल, 5 दूनी 10 और 3 13। शेष क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये हो गया कि मासा आपका निकल कर आ गया बेटा 27। यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी जिसका इनमें पूरी पूरी तरह से भाग चला जाए तो वो कौन सी होगी बेटा? 27। यानी कि आपका ऑप्शन डी पूरी तरह से सही। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 3 विभिन्न संख्याओं का लासा 954 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका मासा नहीं होगा? पॉइंट बी नोटेड। ये नोट करने वाला पॉइंट है, नहीं होगा। उसने ये नहीं कहा कि होगा, उसने ये कहा कि मासा नहीं होगा, जबकि लासा में दिया है 954 और उसने ये कहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनका मासा नहीं होगा। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? कोई कलम चलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वही ऑप्शन आपकी इसमें मदद करेंगे। आपको ये देखना होगा कि आखिर किन किन संख्याओं से ये 954 नहीं कटेंगे। जिससे ये 954 ना कटे, मतलब भाग ना जाए पूरी पूरी तरह, वही आपकी संख्या उसका मासा नहीं होगी। तो देख लेते हैं। अगर मैं 9, 6, 18 और 15 से इसे डिवाइड करने की बात करूं तो आपको ये देखना होगा कि 15 से क्या ये कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। चलिए काट के देखते हैं। 954, आप देख रहे हैं कि 15 से 954 पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुए हैं। यहां पर शेष कितना आया है? 9। अगर शेष 0 आता तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाता, लेकिन शेष कितना आया है? 9। तो इसका मतलब ये है कि ये 15 ही ऐसी संख्या होगी जो इसका मासा नहीं होगी। यानी कि बच्चों ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन काफी अहम है। इस तरह के क्वेश्चन आपका यही नहीं, कई और भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अक्सर कर आपके नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय में इस तरह से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चनों को करते समय विशेष ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है और करना क्या है। अब इसने आपसे ये कहा है कि 3 स्कूल की घंटियां एक साथ बजती हैं और उसके बाद वे 40, 64 और 72 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 40, 64 और 72 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कितने समय के अंतराल के बाद वे फिर ए से एक साथ बजेंगी? समझें, उसने ये कहा 3 स्कूलों की घंटियां हैं जो एक साथ बजी और उसके बाद वे 40 मिनट, 64 मिनट और 72 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो अब आपसे यह पूछा गया है कि वो कौन सा समय होगा, वो कितने घंटे बाद तीनों घंटियां एक साथ बज जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 40, 64 और 72 इनका हमें लासा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? लासा। तो 40, 64 और 72 का लासा निकाल लेते हैं। 2 से काटा 10 बार, ये 16 बार, ये 18 बार। फिर 2 से काट लीजिए,
अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 वन जा 5, 1 9, और सीधा 9 से इसे डिवाइड कर लेते हैं 9। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन फैक्टरों का लासा जो निकलेगा देखेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 गुणा 9। तो इनका गुणा कर लेते हैं। 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 360 गुणा 8, 8 6 48 की 8, 4 हासिल, 8 24 और 4 28, यानी कि ये निकल के आ गया 2880 मिनट। अब आप देख रहे होंगे कि 2880 मिनट निकल के आया, जबकि आंसर आपका मिनट में नहीं, आंसर आपका दिया हुआ है घंटे में। किसमें दिया हुआ है? घंटे में। तो जब ये 2880 मिनट निकल के आया तो इसे हम घंटे में कैसे बदलेंगे, आपको सिखाया गया, नहीं सिखाया गया तो फिर से सीख लें। आप सभी जानते हो कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और जब भी मिनट को घंटे में बदलना होता है तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो 60 का इसमें डिवाइड कर देते हैं हम। काट लेते हैं, 6 चौक 24, 4 छठे 48, 48 घंटा, यानी कि आपका ऑप्शन डी पूरी तरह से सही है। देखिए ये क्वेश्चन काफी अहम है, इस जैसे यही नहीं कई सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, घंटियां बजने के आते हैं, दौड़ने के आते हैं, तो इस तरह कई सारे क्वेश्चन आते हैं और सबका करने का प्रोसेस यही रहता है कि सब में आपको लासा निकालना। और लासा जो भी है तो कभी कभी हो सकता है कि लासा आपका यहाँ पर जो मिनट में दिया गया है, कहीं हो सकता है सेकंड में दिया गया हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें सेकंड में दिया गया है तो मिनट में चेंज करना है कि घंटे में चेंज करना है, वो बात की बात है, लेकिन आपको प्रोसेस यही तय करना है लासा निकालने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का लासा 72 है, यदि संख्याएं क्रम से 18 और 24 है तो उनका मासा ज्ञात करें। तो देखिए इसके लिए आपका एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है कि जब आपकी दो संख्याएं दी जाती है तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा 72 दिया है, यानी कि लासा हमें गिवन है 72। यदि संख्याएं क्रम से 18 और 24 है, पहली संख्या 18 दी है, दूसरी संख्या 24 दी है, आपको क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। और लासा में कितना दिया है? 72। तो ये सीधी सी बात है, आपको जब मासा ज्ञात करना है और लासा आपको दिया गया है तो लासा आपका काय में दिया गया है? गुणा में, और गुणा की राशि अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो काय में जाएगी? बट्टे में। तो यहां पर अगर हम 18 गुणा 24 बटे 72 कर दें तो आपका ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा? मासा के। तो काट लेते हैं इसे, 24 से काट लेते हैं, 24 दिया 72 और 3 18, यानी कि मासा आपका आ गया 6। यानी कि बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन बी पूरी तरह से सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 11 है तो संख्याएं ज्ञात करो। यानी कि आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपका दिया गया है वो रेशियो में दिया गया है, अनुपात में दिया गया है, यानी कि दो संख्याएं जो दी गई हैं वो अनुपात में दी गई हैं, ना कि रियल नंबर में दी गई हैं। अगर यहाँ दो संख्याएं आपकी दी जाती कि एक संख्या 5 है, एक संख्या 6 है, तो उसी तरह से निकलता जैसे अभी मैंने निकाला था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणा लासापा। लेकिन यहां पर दो संख्याओं का क्या दिया गया है? अनुपात। तो जब भी अनुपात दिया जाए
तो उनकी संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि उनका मासा कितना दिया गया है 11। तो देखिए मासा एक ऐसी संख्या होती है कि जिन संख्याओं का वो मासा दी गई है तो वो मासा उन संख्याओं में जरूर और जरूर होगी, यानी कि ये 11 जो दो संख्याएं हैं उनमें जरूर मौजूद होगी, और वो भी किस रूप में मौजूद होगी, गुणा के रूप में मौजूद होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया है 5:6, अगर इनके अनुपात में मैं मासा का गुणा कर दूं तो मुझे दोनों संख्याएं अभीष्ट रूप से प्राप्त हो जाएंगी। तो संख्याएं क्या होंगी तो जरा देख लेते हैं। पहली संख्या का अनुपात कितना है 5, उस 5 में मैं 11 का गुणा कर दूं। दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है 6, उसमें मैं 11 का गुणा कर दूं 66। तो आप देख रहे हैं कि पहली संख्या 55 है, दूसरी संख्या 66 है, यानी कि आपका ऑप्शन डी पूरी तरह से सही है। अगर कोई कहे कि इसका आंसर भी चेक करो तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। पहली संख्या हमने 55 रखी, दूसरी संख्या 66 रखी, बीच में अगर हम बटे लगा दें 55/66 और काट दें 11×5 = 55, 11×6 = 66, तो 5:6 लौट कर वही रेशियो में प्राप्त हो गया है। अतः हमारा ये आंसर पूरी तरह से सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी 55,66। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने आपको समझाया उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि इन चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से घर पे फिर से देखेंगे, समझेंगे, और जितने भी डाउट हैं शायद इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके वो डाउट सभी क्लियर हो गए हों। तो आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने फिर हम हाजिर होंगे, फिर एक नई बात लेकर, एक नया टॉपिक लेकर, एक नई चीज़ लेकर। ठीक है, बाय बाय।